Hello everyone. In the previous lectures, I have told you about the connections, about the riveted joints, types of joints we use, and what are the types of riveted connections we used in steel structures. और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जॉइंट्स हैं रिवेटेड कनेक्शंस में वो दो तरीके से हम करते हैं, दैट इज लैप जॉइंट और बट जॉइंट. सो आज हम देखेंगे फेलियर्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स. सो फेलियर क्या है? ये फेलियर है. जो फेलियर क्या है, हमारा कनेक्शन जो है वो फेल कैसे होगा. तो उसके अलग अलग हमारे पास फेलियर मोड्स हैं. फर्स्ट इज shear फेलियर ऑफ रिविट्स. shear फेलियर ऑफ रिविट्स. तो shear फेलियर क्या है? जब shear फोर्स के कारण हमारा जो रिवेट है वो फेल हो जाएगा. तो सपोज कीजिए ये हमारा एक प्लेट है, ठीक है, और ये हमारी यहाँ पर दूसरी प्लेट है, और ये हमने यहाँ पर ज्वाइन की है विद द हेल्प ऑफ दिस रिवेट. तो रिवेट के साथ जब हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इसको, तो यहाँ पे एक फोर्स लगी है, सपोज कीजिए टेंसाइल फोर्स है, ठीक है. तो अब ये टेंसाइल फोर्स जब लगेगी तो क्या होगा? शेयर फेलियर का मतलब ये वाला पार्ट जो है हमारा बोल्ट का, ये जो पार्ट है इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, और जो ये वाला पार्ट है बोल्ट का ये इस तरफ जाने में. तो इससे जो फेलियर मोड आएगा दैट इज नोन एज शेयर फेलियर ऑफ रिवेट्स. तो इस तरह से हमारा शेयर फेलियर होता है रिवेट्स में. तो रिवेट्स की जब हम बात करते हैं, रिवेट्स दो तरह से फेल हो सकता है. एक तो ये शेयर फेलियर ऑफ रिवेट, दूसरा होता है बेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट. जैसे कि मैंने यहाँ पे 6th में शो किया है, इसको 6 पॉइंट है बेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट्स. बेयरिंग फेलियर मीन, बेयरिंग मतलब जो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर लोड आ जाए. सपोज कीजिए कि हमारा एक रिवेट है, उसकी कैपेसिटी 100 मेगा पास्कल है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 100 मेगा पास्कल एक रिवेट की कैपेसिटी है और उस पर लोड 120 मेगा पास्कल का आ जाए, तो क्या होगा? वो बेयर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. तो उसकी क्या है? कैपेसिटी कम है एज कंपेयर टू दी, उसकी कैपेसिटी की बात करें एज कंपेयर टू दी लोडिंग जो उस पर आ रही है वो क्या है? ज्यादा है. तो अगर लोडिंग ज्यादा आएगी, अगर आपको मैं कहूं कि आप 80 kg वेट उठा सकते हैं, बट आपके ऊपर में एकदम 100 kg वेट दे दूं, तो क्या आप उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे ना. तो ये क्या हो जाएगा? इस तरह से फेल हो जाएगा. तो रिवर्स दो तरह से फेल हो सकता है, एक होता है शेयर फेलियर और दूसरा बेयरिंग फेलियर, ठीक है. बाकी जो फेलियर है वो प्लेट्स के फेलियर, जो ये प्लेट्स हम यूज कर रहे हैं इसके फेलियर. तो प्लेट्स किन किन तरह से फेल हो सकती है? फर्स्ट जो हम बात करें दैट इज शेयर फेलियर ऑफ प्लेट. शेयर फेलियर ऑफ प्लेट्स की जो हम बात करते हैं, तो उसको समझाने के लिए देखिए, सपोज ये हमारा एक प्लेट है, ये मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है, और ये हमारी दो प्लेट्स जो ज्वाइन हो रही हैं, और ये ऊपर से मैंने उसको आपको एक डॉटेड लाइन से दिखा दिया जो इसके नीचे की लाइन थी, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हमने क्या करा कि जो ये वाला हमारा डिस्टेंस है, अब जो ये वाला डिस्टेंस होता है, ये कौन सा डिस्टेंस है? जो मैंने आपको बताया था, अगर हम एक्स एक्स डायरेक्शन में बात करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, तो इसको बोलते हैं एंड डिस्टेंस. अगर एंड डिस्टेंस ये हमने बहुत कम दे दिया तो क्या होगा? तो जो अब हमारा इस प्लेट पे लोडिंग लगेगी पी इस डायरेक्शन में, पी इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? शेयर फेलियर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे से क्या होगा? ये प्लेट टेयर हो जाएगी. यहाँ से शेयर फेलियर मतलब ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगी और इधर वाली इस तरफ. तो जब ये वाला एंड डिस्टेंस हमारा बहुत कम होगा, तो यहाँ से क्या होगा? शेयर फेलियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है. तो एक तो ये हो गया जब ये प्लेट कुछ ऐसे फेल हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं शेयर फेलियर ऑफ प्लेट्स, ठीक है. दूसरा हमारे पास फेलियर का मोड है दैट इज टेंशन में आके टेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स. अब टेयरिंग फेलियर क्या होगा? टेयरिंग फेलियर की जब हम बात करते हैं, तो सपोज जैसे इसी डायग्राम में हम देख लेते हैं कि, ठीक है, तो सपोज ये हमारी रिवेट्स हैं. तो ये रिवेट्स के जब ये लोडिंग लगेगी हमारे पास इस प्लेट्स में, ये टेंसाइल लोडिंग है,
तो टेंसाइल लोडिंग जब लगेगी तो टेयरिंग फेलियर के चांसेस, मतलब कि ये हमारा कुछ ऐसे प्लेट हमारी टेयर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो प्लेट का फेलियर मोड होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब प्लेट फेल होती है दैट इज नोन एज टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, जब इसमें टेंसाइल लोडिंग आएगी और ये कुछ यहाँ पे रिवेट्स के अलोंग ये टूट जाएगी, दैट इज नोन एज टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसको आप एक और चीज इसमें नोट कर सकते हैं कि अगर जब टीयरिंग फेलियर होता है दैट मीन्स दी जो क्रैक्स हैं, दीज क्रैक्स आर डेवलप्ड perpendicular in perpendicular developed in perpendicular direction, perpendicular to the direction of force। तो फोर्स देखिए इस डायरेक्शन में और जो ये क्रैक्स आए हैं ये इसके परपेंडिकुलर है, तो क्रैक्स आर डेवलप्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट फेलियर इज स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। अब प्लेट स्प्लिट कैसे होगी इसको हम देखते हैं यहाँ पे। सपोज टेयरिंग फेलियर की बात कर रहे थे अभी तक हम, तो टेयरिंग फेलियर आप समझ गए होंगे कि जब टेंसाइल फोर्स लगेगा तो अलोंग दी बोल्ट रिविट्स की बात कर रहे हैं, तो अलोंग दी रिविट्स जब हमारे क्रैक्स आने लगी हैं इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट इज नोन एज टेयरिंग। स्प्लिटिंग की बात करेंगे तो ये सपोज ये हमारी प्लेट है, ठीक है, ये डॉटेड वाली नीचे वाली प्लेट है। जब ये एंड डिस्टेंस यहाँ पे फ्री, यहाँ पे बहुत कम दे दिया है फ्री, ठीक है, तो क्या होता है कई बार हमारी प्लेट्स जो है ये कुछ इस तरह से फेल हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगी यहाँ से प्लेट स्प्लिट होगी, तो इस तरह के फेलियर को बोलते हैं स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट। तो इसमें आप कह सकते हो कि इट अकर्स ड्यू टू डायगोनल टेंशन इन द प्लेट एट रिवेट लेवल, ठीक है। तब जब रिवेट लेवल पे हमारी डायगोनल फोर्सेज आ गई इन द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में डायगोनली आ गई, अगर इस प्लेट्स में डायगोनल डायरेक्शन में अगर फोर्स आ गई, टेंशन आ गई, तो ये क्या होगा हमारा प्लेट क्या होगा स्प्लिट हो जाएगी, तो स्प्लिटिंग फेलियर आएगा देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे से क्या होगा, एज डिस्टेंस कम था तो ये क्या हो गया प्लेट्स यहाँ को स्प्लिट हो गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट। नाउ लास्ट वन इज बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। तो बियरिंग फेलियर जैसे बोल्ट में था, बियरिंग फेलियर क्या होगा, बियरिंग फेलियर में हमारा सपोज ये प्लेट है, ठीक है, तो इस केस में ये क्या होगा, ये हमारी प्लेट ही टेयर हो जाएगी, ये ऐसे बेयर नहीं कर पाएगी लोड और रिवेट अपना वहीं पे रहेगा, और ये क्या होगा इसकी शेप चेंज हो जाएगी। ये क्या करेगा, ये बोल्ट ये जो रिवेट है ये इसको फॉरवर्ड पुश कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोडिंग आएगी यहाँ पे लोडिंग आएगी, ये क्या करेगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो कम है प्लेट की बट लोड ज्यादा आ रहा है, और बोल्ट रिवेट जो है हमारा वो उसकी जो कैपेसिटी है वो लोडिंग के बराबर है, बट क्या है प्लेट हमारा उसको बेयर नहीं कर पा रही, तो क्या करेगा ये रिवेट इसकी शेप ऐसे आगे को फॉरवर्ड कर देगा। तो दिस टाइप ऑफ फेलियर इज नोन एज बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। तो इस तरह से हमारे टाइप्स ऑफ फेलियर होते हैं इन कनेक्शन। तो अब जब आपको फेलियर की बात करेंगे तो आपके माइंड में आना चाहिए दैट हमारे रिविट जो है वो दो तरह से फेल होते हैं, वन इज ड्यू टू शेयर फेलियर, देन रिविट एक तरह से जब और फेल हो सकते हैं दैट इज बियरिंग फेलियर ऑफ रिविट्स, ठीक है। सो दो टाइप से रिवेट फेल होता है, बाकी प्लेट के फेलियर है दैट इज शेयर फेलियर, स्प्लिटिंग, बियरिंग फेलियर एंड टीयरिंग फेलियर, ठीक है। तो ये आपको सारे फेलियर्स याद होने चाहिए। जब हम आप इसमें ये भी लिख सकते हैं शेयर फेलियर की बात कर रहे थे अब हम प्लेट्स में, तो शेयर फेलियर मैंने आपको बताया था कि ऐसे बोल्ट के
इस डायरेक्शन में हमारा फेलियर आ जाएगा। तो वहां पे आप लिख सकते थे कि क्रैक्स आर डेवलप्ड इन पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, ये टीयरिंग वाले में हमने लिखा था परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, शेयर फेलियर में द क्रैक्स विल डेवलप इन द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये सारे फेलियर्स डिवाइडेड है। अलग अलग पॉइंट्स हमने देख लिए कि किस तरह से हमारा फेलियर आ सकता है इन द रिवेटेड कनेक्शंस। ठीक है, देन वी हैव द assumptions that are used in the riveted connections। assumptions जिन पे हमारे डिजाइनिंग के जो फॉर्मूलेज हैं वो बने हैं, तो ये assumptions हमारे माइंड में रहने चाहिए। फर्स्ट इज रिवेट्स आर assumed टू बी स्ट्रेस्ड इक्वली। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, ये assumption है कि दैट रिवेट्स आर assumed टू बी स्ट्रेस्ड इक्वली। ठीक है, सपोज कीजिए कि अगर ये कनेक्शन मैं यहाँ पे दिया है, तो एक ये हमारे दो, ये 3। ठीक है, तो सिंगल रिवेटेड अगर ये है तो ये सिंगल के लिए बात हो रही है, अगर डबल रिवेटेड है, अगर ट्रिपल रिवेटेड है। तो अगर ट्रिपल रिवेटेड की हम बात करें, अगर इस पे लोडिंग आएगी तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो होगा ये बाहर वाले रिवेट्स होंगे, देन मीडियम में ये होंगे, और देन ये वाले होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अजम्पशंस जब हम इनको डिजाइन करते हैं रिवेट से, तो ये अजम्पशन है कि हम मानते हैं कि ये तीनों वाले केसेस में हमारे रिवेट्स पे इक्वल स्ट्रेस आ रहा है, ये इक्वली स्ट्रेस है। पर एक्चुअल में होता क्या है, जो बाहर वाले रिवेट्स हैं इनमें ज्यादा स्ट्रेस आता है एज कंपेयर टू द मिडल वन, देन कंपेयर टू द इनर वन। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा assumption है। सेकंड assumption, द रिवेट होल इज assumed टू बी फिल्ड कंप्लीटली बाय द रिवेट्स। तो मैंने आपको बताया था, तो रिवेट्स को यूज करने के दो तरीके, वन इज कोल्ड रिवेटिंग, वन इज हॉट ड्रिवन रिवेट। कोल्ड ड्रिवन रिवेट और हॉट ड्रिवन रिवेट। अगर हमको इस प्लेट में रिवेटिंग करनी है, देन जो ये हॉल है, सपोज ये मेरा रिवेट है। ठीक है, अब जो इसका डाया है, सपोज 20 mm में यूज करना चाह रहा हूं, तो इसको जब इसमें यूज करेंगे, देन जो इसका ग्रॉस डाया होगा, होल का ग्रॉस डाया बोलते हैं इसको, दैट इट शुड बी 1.5 और 2 mm मोर। इससे क्या होगा, जो 20 mm को हम यूज कर रहे हैं, 1.5 टू 2 mm मोर होना चाहिए। तो बट एक्चुअल में होता क्या है, व्हेन वी आर यूजिंग हॉट ड्रिवन रिवेट्स, तब जब ये हॉट ड्रिवन रिवेट्स को हम इसमें होल में यूज करेंगे, तो जब ये कूल होता है तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है थोड़ा। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो ये रिवेट्स इसमें जाता है, दैट इज नॉट फुली कंप्लीटली फिल दैट होल। तो उससे क्या होता है, हमारे स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या मानना है, दैट रिवेट्स होल इज assumed टू बी फिल्ड कंप्लीटली। तो ये हम मानते हैं कि ये पूरा कंप्लीटली फिल हो चुका है। ठीक है, थर्ड इज फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट इज नेग्लेक्टेड। एक्चुअल में होगा क्या, जब हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ऐसे हम यूज कर रहे थे, तो जब इस पे फोर्स लगेगी, टेंसाइल लोड, तो ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, तो ये क्या होगा, कुछ बियरिंग क्या है, फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस। पर एक्चुअल में हम मानते हैं कि ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है, तो इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट ही करके चलते हैं। बट एक्चुअल में अगर ये कुछ बियर कर भी रहा होगा, तो दैट इज एडवांटेज टू अस। अगर फ्रिक्शन से कोई हमारा रेजिस्ट भी करता है अगर फ्रिक्शन, तो वो हमारा क्या है, बेनिफिट है वो हमारे लिए। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी उस लोड को, और हमारा स्ट्रक्चर और मजबूत हो जाएगा। दैट इज फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट इज नेग्लेक्टेड, हम इसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। देन फोर्थ वन इज shear stress is assumed to be uniformly distributed over the gross cross sectional area of the rivet। अब जो ये रिवेट है, इस पे हम मानते हैं कि पूरा जो ये हमारा shear stress है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्चुअल में होता क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कि यहाँ पे ज्यादा हो सकता है, यहाँ पे कम हो सकता है। दैट मीन पर हमको लेके क्या चलना है, जो शेयर स्ट्रेस है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो एक रिवेट पे पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है शेयर स्ट्रेस। ठीक है, देन फिफ्थ वन इज शेयर स्ट्रेस इन द प्लेट इज assumed टू बी यूनिफॉर्म।
स्ट्रेस इन अ प्लेट इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। अब जो ये पूरी प्लेट हम यूज कर रहे हैं, इस प्लेट में जो स्ट्रेस आएगा दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम मान रहे हैं दैट इज स्ट्रेस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस चीज को देख के हमने ये डिजाइनिंग फॉर्मूलेज डिराइव किए हैं। उनको सो उन फॉर्मूलों को बनाने के लिए हमारे ये अजम्पशंस लगे। ठीक है, तो ये अजम्पशंस हैं जो हमें यूज करने हैं इन when we are dealing with the riveted connection. Then हमारी बात होती है bending of rivet is neglected। एक्चुअल में होता क्या है कि बेंडिंग आ जाती है जब हमारे जो ये शैंक की लेंथ है, अगर ये हम ज्यादा रखेंगे तो ये क्या होगा, ये बेंड होना हो जाता है, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस भी जनरेट हो जाते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम इसको नेग्लेक्ट लेके चलते हैं, हम इतना लॉन्ग रिवेट यूज ही नहीं करते जिसकी लेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए हम बेंडिंग स्ट्रेसेस को वहां पे नहीं लाते, तो हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो बेयरिंग स्ट्रेस इज यूनिफॉर्मली बिटवीन द प्लेट्स एंड रिवेट। तो जो बेयरिंग स्ट्रेस है वो दोनों रिवेट और प्लेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी प्लेट्स एंड रिवेट्स। तो रिवेट्स पे जो बेयरिंग स्ट्रेस होगा वो रिवेट्स का है और वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम ये अजम्पशन लेके चलना है कि जो बेयरिंग भी है स्ट्रेसेस दैट आर आल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये थे हमारे assumption that are used in riveted connection। अब जब हम डिजाइनिंग की बात करेंगे, हमारे पास मैंने आपको बताया था that we have designing formulas for designing this, and पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था we are having two स्टील कोड की जब हम बात करते हैं तो दो स्टील कोड है हमारे पास। वन इज IS 800 1984 that is of WSM method और वर्किंग स्ट्रेस मेथड। और जब IS 800 की बात करें दैट ऑफ 2007 दैट इज LSM दैट इज लिमिट स्टेट मेथड। सो दो मेथड से हम डिजाइन कर सकते हैं रिवेटेड कनेक्शंस, बट जो हमको यहाँ पे आपके सिलेबस में दैट इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो जब हम उससे डिजाइनिंग करते हैं तो हमारे पास ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हमको याद करना है एकदम। दैट इज परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रिवेट्स। तो ये हमारे कोड में गिवन है दैट जो परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट्स है वो कितना लेके चलना है। एक्चुअल में क्या होता है जब हम डिजाइनिंग करते हैं, सपोज मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करूं तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करता हूं तो ये कुछ ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तक हमने क्या मांगना है कि ये हम इसकी यहाँ तक लिमिट लेके चलते हैं, सपोज 100 मेगापास्कल। ठीक है, ये हमारी क्या है परमिसिबल लिमिट। यहाँ तक हम हमारे स्ट्रक्चर मटेरियल में कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आया तो हमने इसके परमिसिबल लिमिट मान ली कि इसके बाद ये क्या होगा परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला जाएगा। बट क्या है इसके बाद भी एक्चुअल में इसके पास थोड़ी स्ट्रेंथ बाकी है। सपोज 120 मेगापास्कल अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 20 मेगापास्कल और ज्यादा स्ट्रेस ये ले सकता है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि 120 तक जाने के लिए इसमें क्या होगा, थोड़ा डिफॉर्मेशन आएगी, वो हमको नहीं चाहिए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले से ही उसकी लिमिट सेट कर दे रहे हैं कि हाँ, अगर इतना लोड आएगा हम इतना ही लेके चलेंगे उसमें। तो दैट इज द परमिसिबल लिमिट कि परमिसिबल स्ट्रेस ही, इससे ज्यादा हमको देना ही नहीं है। तो जब हम शॉप रिवेट्स, जब शॉप में हम वर्कशॉप में रिवेटिंग करते हैं दैट इज बाय पावर ड्रिवन मेथड से, मतलब मशीन को यूज करके। वन इज हैंड ड्रिवन। तो जब हमारा एक्सियल टेंशन की बात करेंगे वो हमको 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेके चलेंगे। जब हम शेयर की बात करेंगे दैट इज 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब बेयरिंग स्ट्रेस की बात करेंगे दैट इज 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और वही चीज जब हैंड ड्रिवन में होती है दैट इज एक्सियल में 80, शेयर में 80, बेयरिंग में 250। और तीसरे तरह का है हमारा फील्ड रिवेटिंग। फील्ड रिवेटिंग क्या होती है, जब हम एक्चुअल साइड पे रिवेटिंग करते हैं तो एक्सियल टेंशन उसकी 90 लेनी है, शेयर 90 लेना है, बेयरिंग 270। एक्चुअल में होता क्या है, जो शॉप रिवेटिंग होती है पावर ड्रिवन मेथड से, ये क्या है 100 है, तो जब यही पावर ड्रिवन हम फील्ड पे करते हैं तो उतना प्रिसाइजली नहीं होता है। तो हम ये क्या करते हैं, हम 10% इसको लेस मान के चलते हैं। तो जैसे 100 का 10 ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा और ये 270 हो जाएगा। तो ये है हमारा परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रिवेट्स। ठीक है, तो ये इस तरह से हम
कनेक्शंस को डिजाइन करेंगे कि हमारा जो सपोज एक रिवेट की बात करें तो उसकी परमिसिबल स्ट्रेस, जब एक्सियल टेंशन को हम चेक करेंगे तो 100 परमिसिबल लिमिट है उसकी, 100 मेगा पास्कल इतनी लिमिट है उसकी, इतना स्ट्रेस वो वहां पर ले सकता है, एक्सियल टेंशन वो ले सकता है। ठीक है, जब एक्सियल टेंशन, जब शेयर की बात करेंगे तो 100 मेगा पास्कल ही लेगा, बेयरिंग की बात करें 300, इससे ज्यादा वो नहीं ले पाए। सो these are the concept that was behind the riveted connections। अब इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन द रिवेटेड कनेक्शंस। तो मैंने आपको अजम्पशंस भी बता दिए हैं, टाइप्स ऑफ फेलियर भी बता दिए हैं, रिवेटेड कनेक्शन क्या होता है वो। सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया। सो थैंक यू वेरी मच।